पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की गई। तृणमूल कांग्रेस ने भी अब ये कहा कि इस तरह के बयानों की माफी नहीं है। उधर बीजेपी ने कहा कि मंत्री हटाए जाएं और वो इस मामले पर सड़कों पर उतरेगी। तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री अखिल गिरी ने भद्दी टिप्पणियां की। उनके निशाने पर बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता थे, लेकिन उन्होंने बयान राष्ट्रपति की सूरत पर दे दिया। फिर जब उनके बयान पर जोरदार हंगामा हुआ और बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की, तो अखिल गिरी ने साफ शब्दों में माफी मांगी। इस तरह का बयान देकर के उन्होंने अपने चरित्र का परिचय दिया है कि किस तरीके से वो सोचते हैं और किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से आदिवासियों को इस देश में टीएमसी देखती है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इज्जत करता हूं। मैंने पद का जिक्र किया और शुभेंदु अधिकारी के जवाब में मुकाबला किया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अखिल गिरी की शक्ल बुरी है। अगर मेरे खिलाफ कुछ कहा जाता है तो ये संविधान का अपमान है। बीजेपी सियासी फायदा उठाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर कहती है। बीजेपी इस मामले पर सड़क पर उतरने वाली है। उधर टीएमसी इस विवाद से अपना पल्ला झाड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस इस बयान की निंदा करती है। एक पार्टी के तौर पर हम भारत के संविधान और संविधान की प्रमुख यानी राष्ट्रपति का बेहद सम्मान करते हैं। regards for the constitutional head of the country, that is President Madam of India. तृणमूल कांग्रेस ने भले ही कह दिया हो कि वो ऐसे बयानों को माफ नहीं करेगी, लेकिन बंगाल की सियासत में बीजेपी और तृणमूल के बीच टकराव का एक और मुद्दा उभर आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले का संज्ञान ले चुका है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को आखिरकार ठाणे कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें ठाणे के एक सिनेमा घर में दिखाई जा रही फिल्म हर हर महादेव को बंद कराने और दर्शकों के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 25 घंटे पुलिस की गिरफ्त में रहने के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड जमानत मिलने के बाद जब बाहर आए तो उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। घर पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शिवाजी महाराज के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए तो भी उन्हें मंजूर है। शिवाजी महाराज के लिए अगर मुझे फांसी भी दी जाए हम सभी लोगों को, तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी निर्मित हमारा एग्जिस्टेंस ही शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का विकृत इतिहास लिखा गया, उसका विकृतीकरण किया गया, इसके खिलाफ की ये लड़ाई थी। जितेंद्र आव्हाड पर थाने के एक सिनेमा घर में घुसकर वहां दिखाई जा रही फिल्म हर हर महादेव को बंद कराने और फिल्म देखने आए दर्शकों के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आव्हाड की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पहले पुलिस थाने के सामने फिर थाने अदालत के सामने हंगामा किया। सरकार पर आरोप लगाया कि जितेंद्र आव्हाड को जेल में डालने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया गया। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये उन्हें किसी तरह से जकड़ने की, किसी तरह से रोक रखने की कोशिश की गई थी, पर जिसमें सभी को दिख रहा है कि सामने वाले पक्ष पूरी तरह से नाकामयाब हुए। पुलिस ने जहां पुलिस हिरासत की मांग की थी, वहीं पर बचाव पक्ष ने इस मामले में किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन की बात से इनकार करते हुए कहा कि कोई पुलिस हिरासत कोई तरफ नहीं बनता है। बहरहाल अदालत ने भी जमानत जैसे पहले जेल हिरासत थी, उसके बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई और जमानत हो गई। 15,000 के कैश बाउंड पर सभी की जमानत हो गई। अरेस्ट अनवारंटेड थी। सेक्शन 41(1) का कंप्लायंस नहीं हुआ था। सेक्शन 7 ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और उनकी जो ओवरऑल कंडक्ट थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन दिया था इनिशियल स्टेज से, ये सब चीज़ों पे डिटेल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। जुडिशियल कस्टडी में लेने के बाद तुरंत हमने बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। जितेंद्र आव्हाड के इस आंदोलन का हालांकि एमएनएस ने विरोध किया है और कहा है कि सेंसर बोर्ड ने जिस फिल्म को पास किया है उसका विरोध कहां तक जायज है। लेकिन इतना तो साफ है कि ऐतिहासिक फिल्मों में सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर तथ्यों से छेड़छाड़ पर अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है। ठाणे से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
कश्मीर घाटी में कल एक सियासी रैली हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस रैली की क्यों चर्चा हो रही है, नजीर मसूदी की रिपोर्ट आप देखिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में शायद ये सबसे बड़ी जनसभा थी। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की रैली में हजारों लोग शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। गोडनुक जवाब छु हिंदुस्तान की हिदायतस, हिंदुस्तान के वजीर आजमस, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब, ये आपका वादा है और गृह मंत्री का भी वादा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जैसे 5 अगस्त 2019 में था वैसा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार के समर्थन से बनी थी, जब यहाँ के सभी सियासी दलों के वरिष्ठ नेता दल में थे। उसके बाद से स्थानीय दलों की सियासी सरगर्मियों पर काफी बंदिशें लगी हुई हैं। अपनी पार्टी की रैली ऐसे वक्त हुई है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के आसार दिख रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर में होने वाली हिंसा की जमकर आलोचना की और लोगों से ये हकीकत मानने को कहा कि उनकी किस्मत भारत से जुड़ी हुई है और वो किसी के कहने में आकर गुमराह ना हो। जम्मू कश्मीर तकदीर हिंदुस्तान। हम सबने माना है कि जम्मू कश्मीर की किस्मत भारत के साथ है। हमें जो दिक्कतें आई वो भारत की वजह से थी, लेकिन भारत ही उन्हें दूर कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे जाती अपील है कि कुछ नेताओं के बयानों से गुमराह ना हो। 4 साल से भी ज्यादा अरसे से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में अपने हालिया दौरे पर अमित शाह ने ऐलान किया कि इस महीने मतदाता सूची के सुधार का काम पूरा होने के बाद चुनाव होंगे। अगस्त 2019 में धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी में यह सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली है और अपनी पार्टी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए एक मैसेज है कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेट की हैसियत बहाल करे। अपनी पार्टी की रैली और दूसरी पार्टी की जो एक्टिविटीज यहाँ हो रही है उससे साफ मैसेज है कि यहाँ पॉलिटिकल ग्रुप्स इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स इस महीने के आखिर में मुकम्मल हो रहे हैं। श्रीनगर से कैमरामैन आमिर के साथ नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुंदरबन यानी मैनग्रोव जंगलों का डेल्टा किस तरह से संकट से जूझ रहा है, कैसे जमीन यहां पर सिकुड़ रही है, सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट आप देखिए। सुंदरबन में नदी के किनारे जमीन के कटाव के कारण यहाँ के रहवासी और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जिस तटबंध पे मैं खड़ा हूं, ये तटबंध कुछ साल पहले वहां हुआ करता था जहां पे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और किसान की जो खेती के जमीन थे वो भी वहां तक थे। लेकिन जमीन में कटाव के कारण ये तटबंध यहां तक पहुंच गया है और किसान की जो खेती के जमीन है वो और पीछे चला गया है। इससे ना सिर्फ किसान जमीन खोया है, लेकिन उस जमीन से जो उत्पादन और कमाई होता था उसमें भी कमी आया है। तकरीबन 72 लाख लोगों की रिहाइश वाला 10,000 वर्ग किलोमीटर का मैनग्रोव जंगलों का ये डेल्टा गैर जिम्मेदार अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का पहला शिकार बन सकता है। 64 साल के प्रशांतो विश्वास ने पूरी जिंदगी सुंदरबन में गुजार दी। इस दौरान उन्होंने अपनी खेती की जमीन को सिकुड़ते देखा, क्योंकि नदी जमीन को खा रही है। मेरे खेत करीब 150 फुट तक फैले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जमीन सिकुड़ रही है। नदी पहले छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो गई है।
ये कहानी इकोलॉजी के लिहाज से संवेदनशील पूरे सुंदरबन की है, जहां जमीन खिसकने और नदी की गाद जमा होने से जमीन के समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन असल में नदी की धारा में इंसानी स्तर पर बदलाव की वजह से सुंदरबन के भारतीय इलाके में समस्या बहुत ही गंभीर है। ये इलाका गरीब और खतरे में पड़े कई समुदायों का घर है। खेती ही उनका जीवन यापन का इकलौता जरिया है, लेकिन समंदर का स्तर बढ़ने से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी में खारापन बढ़ रहा है, रहने की जगह घट रही है। बाप रे बाप, खतरनाक देख। बदलती आबो हवा की वजह से समुद्री तूफान जैसी घटनाओं से परेशानियां और बढ़ रही हैं। लेकिन दुनिया को प्रदूषित करने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये आशंका जताई जा रही है कि तकरीबन 15 लाख लोगों को अपना घर बाहर छोड़ना पड़ सकता है। अनेक समय हमारे नदी बांध भेंगे हमारे। आजकल अक्सर तटबंधों में दरार पड़ने से पानी हमारे इलाकों में प्रवेश कर रहा है। नमक मिले पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं। लगातार कटान से जमीन भी खत्म हो रही है। कभी कभी हम ये सोचने पर भी मजबूर होते हैं कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। তখন আমাদের এমনই মনে হয় যে এই দেশ ছেড়ে হয়তো আমাদের একদিন পালিয়ে যেতে হবে। हमारा आंखों के सामने बहुत जमीन और मेरा खुद का घर भी चला गया कुमिरमारी आइलैंड में। तो अभी इसके लिए हम लोग जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा ये प्रेयर है पूरा दुनिया का सामने, जो आप लोगों का जो पोल्यूशन का कारण से हम लोगों का जमीन घर और हम लोगों का सब कुछ नदी का अंदर चला जा रहा है। 1967 से लेकर 2016 तक सुंदरबन को 210 वर्ग किलोमीटर जमीन का नुकसान हुआ। 1904 से देखा जाए तो जमीन 451 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गई। पिछले 40 वर्षों के दौरान इलाके की 12% तट रेखा को नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में तट रेखा 40 सेंटीमीटर के हिसाब से घट रही है। पिछले 40 वर्षों के दौरान इलाके की 20% तट रेखा को नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में तट रेखा 40 सेंटीमीटर के हिसाब से घट रही है। यही हाल रहा तो अगले 50 से 100 वर्षों में कुछ द्वीप पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं। जानकार सुंदरबन को लेकर नए सिरे से प्रयासों को ही इससे बचाने का इकलौता रास्ता मानते हैं। सुंदरबन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का आर्थिक पहलू अहम है। यदि हम उचित और प्रभावी वित्त चाहते हैं तो हमें सुंदरबन को फिर से परिभाषित करना होगा और उसके बाद वित्तीय मौकों और जरूरतों पर गौर करना होगा। दुनिया भर में प्रदूषण के मामले में सुंदरबन जैसे इलाके में शायद प्रदूषण सबसे कम होता है, लेकिन अगर प्रदूषण की वजह से जो क्लाइमेट चेंज का समस्या है उसका असर हम देखने जाते हैं तो ऐसे इलाके में सबसे ज्यादा असर दिखाई देते हैं। सुंदरबन में घर और ये सारे आइलैंड पानी के नीचे जा सकता है अगर इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन क्या दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं? क्या कोई सोच रहे हैं कि क्या होगा यहाँ पे अगर प्रदूषण पे ध्यान नहीं दिया गया? और प्रदूषण से और क्लाइमेट चेंज से होने वाला नुकसान का भरपाई कौन करेगा? कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सुंदरबन से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।